ओके देखो, अब एक छोटा सा टॉपिक है जो यहाँ पर एक पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये यहाँ से क्वेश्चन आते भी है, तो देखो ये एक बार बता देते हैं। पॉइंट हमारा है अबाउट कंटीजेंट एसेट एंड कंटीजेंट लायबिलिटी। तो तुम लोग कंटीजेंट का मतलब आई होप समझते होगे। कंटीजेंट का मतलब होता है जो चीज फ्यूचर इवेंट के ऊपर डिपेंड करके रहता है, जिसमें कोई सर्टेनिटी नहीं होता है, मतलब वो कैन बी ऑकर और कैन नॉट बी ऑकर, ठीक है, डिपेंड करता है फ्यूचर इवेंट के ऊपर। देखो तो अकाउंट्स में कंटीजेंट एसेट भी होता है, कंटीजेंट लायबिलिटीज भी होता है। कंटीजेंट एसेट मैंने बोला पॉसिबिलिटीज है या फिर नहीं भी है। ए पॉसिबल एसेट अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट एंड देयर एक्सिस्टेंस विल बी confirmed only after occurrence or non occurrence of one or more uncertain future event। मतलब फ्यूचर में अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर मुझे ये एसेट मिल सकता है, अदरवाइज ये एसेट मिल नहीं सकता है। तो फ्यूचर में ऐसा इवेंट हुआ या फिर ऐसा इवेंट नहीं हुआ, कुछ भी हो सकता है। मतलब इवेंट जो हम लोग फ्यूचर में सोच के रखे, वो उसका जो कंटीजेंसी का जो मतलब प्रोबेबिलिटी है वो हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है। मतलब अगर हम लोग ऐसे सोचे कि ये काम नहीं हुआ तो ही मुझे एसेट मिलेगा, ये काम हुआ तो मुझे एसेट नहीं मिलेगा, या फिर ये काम हुआ तो एसेट मिलेगा, ये काम नहीं हुआ तो एसेट नहीं मिलेगा। तो फ्यूचर इवेंट जो है वो ऑकर या नॉन ऑकरेंस दोनों केस में ही हो सकता है कि इस एसेट का एग्जिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। देन कंटीजेंट लायबिलिटी a possible obligation arises from past event and may arise in future depending on the occurrence or non occurrence of one or more uncertain future event। तो occurrence और non occurrence of certain future event को इसे बोलते हैं कंटीजेंट लायबिलिटी। तो कंटीजेंट लायबिलिटी का देखो, जैसे एग्जांपल तुम लोग बिल्स डिस्काउंटेड पढ़े हो। बिल्स डिस्काउंट जब करवा लेता है पार्टी की, कहाँ से? बैंक से, ठीक है। सपोज बैंक से बिल डिस्काउंट करवा लिया है किसी पार्टी ने, जाके बैंक में बोला कि बैंक मेरा ये बिल डिस्काउंट कर दो, ठीक है, मुझे अभी पैसा चाहिए, मेरा ये बिल डिस्काउंट कर दो। तो बैंक ने क्या किया उसे पैसा दे दिया तुरंत। और बाद में अब सपोज बिल्स था 3 मंथ्स का, तो जिससे पैसा मिलने वाला था उस आदमी को, सपोज ये है ए, ये है बैंक, ठीक है, और ये है बी। तो ए ने बिल ड्रॉ किया था बी के ऊपर, ठीक है। तो बी कौन है? बी है सपोज पेयर, ठीक है। और ए कौन था? ए था पेई, मतलब जिसको पैसा मिलने वाला था। अब ए को पैसे का बहुत ज्यादा जरूरत था, वेट करना था 3 मंथ्स। ए बैंक में गया, बैंक में जाके बिल जो है, बिल अपने पास से बैंक को दे दिया। बैंक के पास बिल आ गया, ठीक है, बिल अब बैंक के पास है। होल्डर कौन है? बैंक है। तो पैसा किसे मिलेगा? बैंक को मिलेगा। क्योंकि पैसा क्यों बैंक को मिलेगा? क्योंकि बैंक सिर्फ बिल को रख नहीं रहा है, इसके अगेंस्ट में एक को पैसा भी दे दे रहा है। मतलब अभी पैसा किसको मिलने वाला है? बैंक को मिलने वाला है। किससे? बी से मिलने वाला है। लेकिन अगर बी इस बिल्स का पैसा नहीं देता है तो फिर क्या हो जाएगा? तो फिर बैंक के लिए वो तो लॉस हो जाएगा, ठीक है। लॉस मतलब क्या? बैंक बाद में रिकवर कर लेगा ए से, वो तो अलग कंसेप्ट है, वो बैंक छोड़ता नहीं है। बैंक ए से बाद में रिकवर कर लेगा, वो अलग बात है। बैंक ए को बताएगा, ए फिर बी से रिकवर करना चाहेगा, ये एक सीक्वेंस तो चलेगा, ये तो नॉर्मल बात है। लेकिन बैंक इस तरह का जो कंडीशन होता है, जो 3 मंथ्स बाद पैसा मिलने वाला है, इसे बैंक क्या बोलता है? ये है मेरा कंटीजेंट लायबिलिटी। मुझे इससे क्या हो सकता है? अगर फ्यूचर में बी ने पैसा दे दिया तो मेरा ये नहीं दिया तो फिर क्या हो जाएगा? मेरा ये लायबिलिटी हो जाएगा। अब लायबिलिटी कब होगा? देखो इस केस में लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि बिल्स डिस्काउंटेड लायबिलिटी तब होता है अगर बैंक ने क्या करके रखा है, बैंक ने अगर मतलब क्या है क्या बताए, मतलब देखो फिर से एक बार इसे लिखना पड़ेगा मुझे। बी ने ए से कुछ खरीदा था, ठीक है। और थोड़ा क्वेश्चन को बदलते हैं, क्यों बैंक का लायबिलिटी हो रहा है। देखो बी ने एक एसेट खरीदा था, लेकिन एसेट बहुत ज्यादा महंगा था। सपोज बी ने एक एसेट खरीदा था और एसेट जो था, एसेट बहुत ज्यादा महंगा था। तो ए बोल रहा है कि हम बिल्स तो ड्रॉ कर देंगे, मतलब हम क्रेडिट में दे रहे हैं, बिल्स ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन मुझे सिर्फ तुम पे भरोसा नहीं है। तुम्हारा जो बैंक है, बी को बोल रहा है तुम्हारा जो बैंक है, तुम वहां पर भी बिल्स को एक्सेप्ट करवाओ। खुद तो एक्सेप्ट करो ही, खुद एक्सेप्ट करो, लेकिन तुम्हारे बैंक से काउंटर एक्सेप्ट करवाओ, ठीक है। ये बैंकिंग कंपनी में ये वाला पॉइंट आता है। जब तुम लोग आगे पढ़ोगे तो बैंकिंग कंपनी तुम लोग को मिलेगा।
तो काउंटर एक्सेप्टेंस बोला जाता है इसे, ठीक है। मतलब सिर्फ तुम्हारे बात से काम नहीं चलेगा, बैंक से भी एक्सेप्ट करवाओ। तो फिर अब ये बैंक क्या हो जाएगा, थोड़ा वो सिनेरियो भूल जाओ जो अभी मैंने बताया। तो बैंक क्या हो गया, बैंक के पास क्या है, बैंक को भी बीपी देना पड़ेगा, ठीक है। बैंक ने गारंटी लिया है, सीधा बात है, बैंक ने गारंटी लिया है कि बी पैसा दे देगा, ए को ऐसा गारंटी दिया है। बट अगर बी पैसा नहीं दे पाता है, क्योंकि बैंक ने गारंटी लेके रखा है, क्योंकि बैंक ने गारंटी लेके रखा है, तो वो पैसा किसको देना पड़ेगा, वो पैसा देना पड़ेगा बैंक को। किसको देना पड़ेगा, ए को देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तभी ऑकर होगा अगर बी फेलियर होता है, तो उसके बिहाफ में जो है लाइबिलिटी जनरेट होगा, क्योंकि बैंक ने बी के बिहाफ में बिल्स को क्या करके रखा है, एक्सेप्ट करके रखा है, ठीक है। एक्सेप्टेंस बी ने भी लगा के रखा है। तो ये कंसेप्ट के हिसाब से अगर देखें तो बी फेलियर होगा, देन ये लाइबिलिटी ऑकर होगा, अदरवाइज ये लाइबिलिटी ऑकर नहीं होगा। ये तो गया एक कंसेप्ट। और भी होता है, जैसे मान लो कंपनी के साथ किसी का कोई केस वगैरह चल रहा है, ठीक है। कंपनी के साथ किसी का कोई केस चल रहा है, सपोज कोई ओपन लैंड है उसको लेके चल रहा है। कंपनी बोल रही है नहीं मेरा ये जगह है, और जिसके साथ मान लो इसके साथ केस चल रहा है, ठीक है, इस इंडिविजुअल के साथ, तो वो बोल रहा है नहीं ये मेरा जगह है। तो ये अगर कंपनी केस हार जाती है तो उसे मान लो कुछ क्लेम वगैरह देना पड़ेगा, कुछ कंपेंसेशन वगैरह देना पड़ेगा उस आदमी को। तो ये तभी होगा अगर कंपनी केस हारेगी, तो दैट इज कंटिंजेंट लायबिलिटी। अगर हारेगी तभी देना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं देना पड़ेगा। तो ये कंटिंजेंट इवेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। उसी तरह से कंटिंजेंट एसेट भी होता है। देखो जैसे यहाँ पर बोला है, ए कंटिंजेंट एसेट में बी डिफाइंड एज पॉसिबल एसेट दैट अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट एंड हुज एक्जिस्टेंस विल बी कम one or more uncertain future events not wholly within the control of the enterprise, जो enterprise के control में नहीं है। It usually arises from unplanned or unexpected event that give rise to the possibility of an inflow of economic benefit to the business entity। ये इससे क्या होता है, अनप्लैन्ड और अनएक्सपेक्टेडली ऐसा कुछ इवेंट अगर हो जाए जो कि हमारे प्लान में नहीं था, या फिर हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, तो उस हिसाब से पॉसिबिलिटी ऑफ इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट यानी एसेट आ जाता है। जैसे कि मान लो एक क्लेम दैट एन एंटरप्राइज इज परसुइंग थ्रू लीगल प्रोसेस। जैसे अभी मैंने बताया एक कंपनी मान लो कोई मतलब प्रॉब्लम के अंदर से जा रही है, कोई कोर्ट केस वगैरह इसके साथ चल रहा है। अगर मान लो कंपनी का जो क्लेम करके रखा है जिसने कि ये मेरा जमीन है, ठीक है, अगर मान लो कंपनी केस जीत जाती है, तो फिर मान लो उल्टा कि उस आदमी को कंपनी को कंपेंसेट करना पड़ेगा। तो अचानक से एसेट आ गया, ऐसा तो कोई प्लान था ही नहीं। वेयर द आउटकम इज अनसर्टेन इज एन कंटिंजेंट एसेट। तो मैंने जो एग्जांपल बताया देखो यहाँ पर भी उसी तरह से लिखा हुआ है। As per the concept of prudence as well as the present accounting standard, an enterprise should not recognize a contingent asset। मतलब हमारा जो accounting standard है वो हमें बोल रहा है कि कंटिंजेंट एसेट को आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हो बैलेंस शीट में। मतलब जब तक वो फ्यूचर इवेंट ऑकर नहीं हो जाता है, आप एसेट आपको नहीं मिल जाता है, तब तक आप उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। दीज एसेट्स आर अनसर्टेन एंड मे अराइज फ्रॉम ए क्लेम व्हिच एन एंटरप्राइज परसुएस थ्रू ए लीगल प्रोसीडिंग। देयर इज अनसर्टेनिटी इन रियलाइजेशन ऑफ क्लेम। मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। इट इज पॉसिबल दैट रिकॉग्निशन ऑफ कंटिंजेंट एसेट में रिजल्ट इन रिकॉग्निशन ऑफ इनकम दैट मे नेवर बी रियलाइज्ड। तो अगर हम लोग एसेट को रिकॉग्नाइज कर देंगे तो इसका मतलब इनकम को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। हो सकता है कि ये आगे कभी भी रियलाइज्ड हो ही ना, ठीक है। हाउएवर व्हेन द रियलाइजेशन ऑफ इनकम इज वर्चुअली सर्टेन, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये मेरे लिए सर्टेनिटी है कि मुझे ये इनकम मिलेगा, देन द रिलेटेड एसेट नो लॉन्गर रिमेन्स एज एन कंटिंजेंट एसेट। लेकिन अगर मुझे कभी भी लग रहा है कि मेरा ये अनसर्टेन जो पोजीशन है वो सर्टेन पोजीशन में जैसे ही ट्रांसफर हो जाएगा, तब ये कंटिंजेंट एसेट नहीं रहेगा। ए कंटिंजेंट एसेट नीड नॉट बी डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी बैलेंस शीट के अंदर दिखाने का जरूरत नहीं है। ये ऑलवेज डिस्क्लोज्ड किया जाता है इन द रिपोर्ट ऑफ द अप्रूविंग अथॉरिटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन केस ऑफ ए कंपनी। ठीक है, ये क्या होता है, ए कंटिंजेंट एसेट इज यूजुअली डिस्क्लोज्ड इन द रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी। एक जो अप्रूविंग अथॉरिटी होता है ऑर्गेनाइजेशन का, दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन केस ऑफ कंपनी। कंपनी के केस में अप्रूव्ड अथॉरिटी होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को डिस्क्लोज करना पड़ेगा रिपोर्ट में, ठीक है, कंटिंजेंट एसेट के बारे में। और एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग अप्रूविंग अथॉरिटी इन केस ऑफ एनी एंटरप्राइज। और अगर कोई कंपनी छोड़ के दूसरा एंटरप्राइज है तो उनके केस में कोई
कोई भी जो अप्रूव्ड अथॉरिटी है उनको अपने रिपोर्ट में कंटीजेंट एसेट को बताना पड़ेगा. इफ एन इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट इज प्रोबेबल, कंटीजेंट एसेट आर असेस्ड कंटिन्यूअली, and if it is become virtually certain that an inflow of economic benefits will arise, the asset and the related income are recognized in the financial statement of period in which the changes occur. जैसे ही हम लोग को सर्टेनिटी दिखेगा कि ये एसेट हमें रिकवर हो सकता है, मिल सकता है, इकोनॉमिक इनफ्लो हो सकता है, वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इसे कंटीजेंट एसेट से चेंज कर देंगे. ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ पीरियड इन विच द चेंजेस ऑफर्स. सिमिलरली इन केस ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटी, ए पॉसिबल ऑब्लिगेशन, मतलब ऐसा कोई ऑब्लिगेशन जो हमें पॉसिबिलिटीज है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड कर रहा है फ्यूचर इवेंट के ऊपर. केस हार गए तो पे करना पड़ेगा, केस जीत गए तो पे नहीं करना पड़ेगा. तो दैट अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ विच विल कंफर्म्ड ओनली बाय द ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस ऑफ वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स नॉट होली विद इन द कंट्रोल ऑफ द इंटरप्राइज. सेम चीज लिखा हुआ है यहाँ पर पेबल के बारे में, वहां पर रिसीवेबल के बारे में. ठीक है, a present obligation too that arises from the past events but is not recognized because it is not probable that an outflow of resource embodying economic benefit will be required to settle in the obligation, or a realizable estimate of the amount of the obligation cannot be made. तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए कंटीजेंट लायबिलिटी इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन. ये एक पॉसिबल ऑब्लिगेशन हो सकता है अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट, पास्ट इवेंट से अराइज कर सकता है, मे अराइज इन फ्यूचर डिपेंडिंग ऑन द ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस ऑफ वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट. ठीक है, अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट के ऊपर डिपेंड करके होगा. जैसे पार्ट ए, जैसे पॉसिबल ऑब्लिगेशन 1 क्या हो सकता है, दैट अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट, पास्ट में कुछ हुआ है ऐसा, उसके वजह से आज हमें कुछ ऑब्लिगेशंस जो है वो पे ऑफ करने पड़ सकते हैं, एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ विच विल बी कंफर्म्ड ओनली बाय द ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस ऑफ मोर वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट. पास्ट में कुछ डिस्प्यूट हुआ था, आज केस चल रहा है, फ्यूचर में हो सकता है हमारा उसके लिए कोई ऑब्लिगेशन मतलब जनरेट हो जाए जो कि ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में है ही नहीं. ये बताया था पार्ट ए में. अब क्या बता रहा है, कंटीजेंट लायबिलिटी में ऑल्सो बी ए प्रेजेंट ऑब्लिगेशन दैट अराइजेस फ्रॉम द पास्ट इवेंट. जैसे बी में क्या बोला है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस. ठीक है, दैट अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट्स. प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस, आज के दिन जो ऑब्लिगेशन जनरेट हो रहा है पास्ट इवेंट के वजह से, बट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है, उसे रिकॉर्ड करना नहीं चाहते. क्यों? इट इज नॉट प्रोबेबल दैट एन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट विल बी रिक्वायर्ड टू सेटल द ऑब्लिगेशन. जरूरी तो नहीं है उस ऑब्लिगेशन को सेटल करने के लिए हमें क्या करना पड़े, रिसोर्स का आउटफ्लो करना पड़े. ए रिलायबल एस्टिमेट ऑफ अमाउंट ऑफ द ऑब्लिगेशन कैन नॉट बी मेड. या फिर अगर कुछ रिलायबल अमाउंट हमें पता नहीं हो रहा है ऑब्लिगेशंस का कि 10,000 देना है, 50,000 देना है, तो हम लोग उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते. जैसे an enterprise should not recognize a contingent liability. A contingent liability is required to disclosed unless possibility of outflow of resource embodying economic benefit is removed. हम लोग तब तक डिस्क्लोज करने का जरूरत नहीं है जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमारा आउटफ्लो का पॉसिबिलिटी है या फिर नहीं है. These liabilities are assessed continually to determine whether an outflow of resource embodying economic benefit has become probable. If it is become probable, जब तक probable situation नहीं आता है हमें disclosed या recognized करने का जरूरत नहीं है. If it becomes probable that an outflow of future economic benefit will be required for an item previously dealt with as contingent liability, a provision is recognized in financial statement of the period in which the change in probability occurs, except in extremely rare circumstances where no reliable estimates can be made. क्या इतने से का मतलब यही है कि मुझे अब तक नहीं पता था कि मेरा आउटफ्लो ऑफ कैश होगा कि नहीं होगा. ये मेन 2 पॉइंट है जिसे नीचे इलाबोरेट किया है. अगर मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि कितना मेरा आउटफ्लो होगा रिसोर्स का, तो फिर मुझे रिकॉग्नाइज करने का जरूरत नहीं है. ठीक है, एक तो यहाँ पर पहले बोला था कि ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस जो है अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट नॉट ओनली विद इन द कंट्रोल ऑफ द एंटरप्राइज, दैट इज द पॉसिबल ऑब्लिगेशंस. ठीक है, कंटीजेंट लायबिलिटी को क्या बोला जाता है, जो कि पास्ट इवेंट, पास्ट में कुछ डिस्प्यूट हुआ है, ठीक है, और एग्जिस्टेंस ऑफ विच विल बी कंफर्म्ड ओनली बाय, लेकिन वो पास्ट इवेंट से जो भी डिस्प्यूट हुआ है अगर उसके लिए हमें कोई क्लेम वगैरह देना है वो डिपेंड कर रहा है फ्यूचर इवेंट के ऑकर या नॉन ऑकर होने पे. ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस के बारे में कुछ बता रहा है. प्रेजेंट ऑब्लिगेशन फिर क्या हो रहा है, पास्ट में कुछ डिस्प्यूट हुआ है, फ्यूचर में पे करना है नहीं, कुछ पे करना है नहीं करना है, आज वो फ्यूचर इवेंट पे पता चलेगा. और प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस 2 है,
एक तो अगर मुझे नहीं पता है कि प्रोबेबल आउटफ्लो क्या होगा, मतलब कितना पेमेंट करना पड़ेगा, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ऑफ रिसोर्सेज एम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल बी रिक्वायर्ड टू सेटल द ऑब्लिगेशन। ये अगर हमें नहीं पता है तो रिकॉग्नाइज करने का जरूरत नहीं। कब रिकॉग्नाइज करने का जरूरत नहीं? इफ हमें नहीं पता है कि आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट विल बी रिक्वायर्ड टू सेटल द ऑब्लिगेशन। हमें नहीं पता है कि ऑब्लिगेशन को सेटल करने के लिए कितना आउटफ्लो होगा, तो रिकॉग्नाइज करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब ये देखो, इट इज नॉट प्रोबेबल दैट एन आउटफ्लो, ये प्रोबेबल मतलब अभी तक की इसका प्रोबेबिलिटी हमें पता ही नहीं है कि आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स होगा कि नहीं होगा, और ए रिलायबल एस्टिमेट या फिर कितना होगा ये भी अगर नहीं पता है तो रिकॉग्नाइज नहीं करना पड़ेगा। मतलब आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो कितना होगा, अगर नहीं पता है तो नहीं करना है रिकॉर्ड, बट अगर पता है तो प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। बट अगर पता है, सर्टेन अमाउंट अगर पता है तो प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे डेटर में हम लोग जो प्रोविजन क्रिएट करते हैं, अगर हमें पता है कि हमें, हमारा मान लो 10,000 का डेटर है, अगर मुझे लग रहा है प्रोबेबली मेरा 2,000 का डेटर बर्बाद होने वाला है, तो मैं 2,000 का हम लोग प्रोविजन करेंगे। तो फिर उस केस में हम लोग 2,000 का प्रोविजन करेंगे अगर हमें पता है कि आउटफ्लो होगा 2,000। ठीक है, आउटफ्लो होगा, पहले ये पता चल गया कितना होगा, 2,000 होगा, देन प्रोविजन क्रिएट करो, तो वो कंटिंजेंट लायबिलिटी जो है एज ए प्रोविजन रिकॉग्नाइज्ड होता है। तो मेन यहाँ पर देखो डिस्टिंक्शन बिटवीन, यहाँ पर एक बताया है लाइबिलिटी और कंटिंजेंट लाइबिलिटी में डिफरेंस क्या है, पहले ये बताया है। तो देखो, लाइबिलिटी तो हमें पता है कि जो सर्टेन है, कंटिंजेंट जो है वो सर्टेन नहीं है, इज जनरली बेस्ड ऑन द जजमेंट ऑफ द मैनेजमेंट। पहला बात है कि ये मैनेजमेंट डिसाइड करेगा कंपनी का या फिर और दूसरे कोई ऑर्गेनाइजेशन का कि ये लाइबिलिटी है या कंटिंजेंट लाइबिलिटी। A liability is defined as the present financial obligation of an enterprise। का क्या ऑब्लिगेशन है उसे ही हम लोग बोलते हैं लाइबिलिटी, विच अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट। जो भी पास्ट इवेंट्स हुआ है, किसी से खरीदा था हम लोगों ने, किसी का बीपी एक्सेप्ट किया था। The settlement of liability results in an outflow from the enterprise of resources embodying economic benefit। रिसोर्सेस ऑफ आउटफ्लो होगा, रिसोर्सेस आउटफ्लो होगा अगर लाइबिलिटी पे करेंगे, नॉर्मल सा बात है, पैसा चला जाएगा। ऑन द अदर हैंड, इन केस ऑफ कंटिंजेंट लाइबिलिटी, either outflow of resources to the settle of the obligation is not probable, or the amount expected to paid to settle the liability cannot be measured with the sufficient reliability। बोल रहा है कि दूसरे तरफ कंटिंजेंट लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, आइदर आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज टू द सेटल ऑफ द ऑब्लिगेशन इज नॉट प्रोबेबल, ना तो कितना आउटफ्लो होगा, ठीक है, आउटफ्लो होगा कि नहीं होगा उसका भी कोई प्रोबेबिलिटी हमें पूरी तरह से पता नहीं है, या फिर ना तो उस अमाउंट का पता है, एक्सपेक्टेड अमाउंट अगर होगा अभी तो कितना पे करना पड़ेगा। ऐसा अगर सिचुएशन में हम लोग आ जाते हैं, बिकॉज हमारे पास सफिशिएंट रिलायबिलिटी नहीं है, ठीक है, टू पे टू सेटल द रिलायबिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड विद सफिशिएंट रिलायबिलिटी, तो उसे हम लोग बोलते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी। एग्जांपल्स ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी आर क्लेम्स अगेंस्ट द एंटरप्राइज नॉट एक्नॉलेज एज डेब्ट। मतलब क्लेम जनरेट हुआ है बट अभी भी ये डेप्ट नहीं बना है, ठीक है। गारंटीज गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, जो मैंने तुम लोग को वो बताया कि बैंक ने एक्सेप्टेंस लिया है ऑन बिहाफ ऑफ बी, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ बी। थर्ड पार्टी कौन है, ऑन बिहाफ ऑफ बी, क्योंकि बैंक थोड़ी एसेट खरीद रहा है, एसेट खरीद रहा है बी, लेकिन बी के साथ बैंक का अच्छा रिलेशन है, वो बैंक का अच्छा कस्टमर है, तो बैंक बोल रहा है कि हम तुम्हारे बिहाफ में इसे क्या करेंगे, गारंटी दे रहे, ठीक है, मतलब हम भी तुम्हारे बिहाफ में बिल एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ बिल्स डिस्काउंटेड, जो बिल्स डिस्काउंटेड भी बोला था वो भी लाइबिलिटी, वो केस भी देखो कैसे हो रहा था। उसमें हमारा क्या हो रहा था कि जो बिल्स डिस्काउंट हम लोगों ने करवा दिया, ठीक है, बिल्स डिस्काउंट करवा दिया, अब अगर जो पेयर है वो पे नहीं कर पाया तो उस केस में क्या हो जाएगा, तो उस केस में लाइबिलिटी जनरेट हो सकता है, पेमेंट नहीं मिलेगा। अब मिस्टर बी फेलियर हो गया, मिस्टर ए से पैसा मांगा जाएगा, अगर वो पैसा मिल जाता है तो वो लाइबिलिटी नहीं होगा, जब तक नहीं मिलेगा वो कंटिंजेंट लाइबिलिटी है, ठीक है। मतलब पैसा मिलने के पीरियड के मिडिल में वो लाइबिलिटी बैंक का नहीं है, ठीक है, बैंक का नहीं है, क्योंकि एक्चुअली ट्रांजैक्शन तो ए और बी के अंदर हुआ था, तो बैंक को उसे क्या दिखाना पड़ेगा, एज ए कंटिंजेंट लाइबिलिटी, ठीक है। एंड स्टैट्यूटरी लाइबिलिटी अंडर डिस्प्यूट, ठीक है, स्टैट्यूटरी लाइबिलिटी मतलब
डिस्प्यूट कोई केस चल रहा है, जैसे मैंने बताया क्लेम वगैरह कोई चल रहा है, उस केस में, ठीक है, उस केस में वो भी क्या हो जाएगा, कंटीजेंट लायबिलिटी हो जाएगा। इन एडिशन टू present obligations that are recognized as liability in the balance sheet, enterprise are required to disclose contingent liability in their balance sheet by way of notes। तो इसे क्या दिखाना है, एज ए नोट्स। नोट्स मतलब फुट नोट में इसे दिखाना है, हमेशा कंटीजेंट लायबिलिटी को फुट नोट में दिखाना है। तो डिस्टिंक्शन बिटवीन कंटीजेंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन, तो देखो मेन डिफरेंस क्या था कंटीजेंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन में। अगर कंटीजेंट लायबिलिटी का प्रोबेबल आउटफ्लो पता चल जाता है और उसका अमाउंट भी पता चल जाता है, देन उतने अमाउंट का जो हम लोग उतना अमाउंट का जो लायबिलिटी को क्या करेंगे, मतलब एक्चुअली देखो ये सपोज मेरा पहले कंटीजेंट लायबिलिटी था, कंटीजेंट यानी मुझे नहीं पता था ये मेरा लायबिलिटी होगा भी नहीं होगा। जैसे मान लो उस एग्जांपल में बी ने मान लो कोई 10 लाख का मशीन खरीदा था, ठीक है, उसमें से बी ने ए को बोला था हम पार्ट पेमेंट कर रहे, तो ए को पहले 5 लाख कर दिया, फिर 5 लाख और पेमेंट करना था और बी फेलियर हो गया। तो बैंक ने क्या किया था, इतने दिन 10 लाख को कंटीजेंट लायबिलिटी लिख के रखा था कि बाई चांस अगर बी फेलियर हो जाए तो मुझे पे करना पड़ेगा। जैसे बी ने फर्स्ट 5 लाख पे कर दिया तो बैंक भी बोला मेरा लायबिलिटी खत्म हो गया, कितने का, 5 लाख का, बच्चा कितना, 5 लाख। अब कंटीजेंट लायबिलिटी 5 लाख है, तो अगर ये 5 लाख भी बी नहीं पे कर पा रहा है तो फिर ये पूरा लायबिलिटी में क्रिएट हो जाएगा, मतलब कंटीजेंट लायबिलिटी क्या बन जाएगा, लायबिलिटी बन जाएगा। अब देखो प्रोविजन मींस एनी अमाउंट रिटन ऑफ और रिटेन्ड बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन, ऐसे हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रिएट करते हैं। उसके अलावा रिन्यूअल ऑफ डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट और रिटेन बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग, अच्छा मतलब वही डेप्रिसिएशन में क्या होता है, एसेट का वैल्यू कम हो जाता है, तो उस वजह से हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोविजन करते रहते हैं ताकि जब एसेट हम लोग खरीदने जाए तो हमारा वो क्या हो जाए, एक हेल्प हो जाए एसेट खरीदने पे। क्योंकि प्रोविजन तो इसीलिए किया जाता है ना, डेटर पे प्रोविजन करते हैं ताकि लॉस को रिकवर कर पाए। तो देखो डिफरेंस क्या है प्रोविजन और कंटीजेंट लायबिलिटी के अंदर, दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है, इससे क्वेश्चन आता है। प्रोविजन इज ए प्रेजेंट लायबिलिटी, प्रोविजन क्या है, प्रेजेंट लायबिलिटी है ऑफ अनसर्टेन अमाउंट, ठीक है, जैसे डेटर पर प्रोविजन करते हो, डेटर पे कर लिए प्रोविजन, अनसर्टेन अमाउंट क्यों, क्योंकि जरूरी तो नहीं है जितना हम लोगों ने प्रोविजन किया उतना ही बैड डेप्ट होगा। बैड डेप्ट जब होगा तब पता चलेगा, मुझे लग रहा था 10,000 में 2,000 डेटर बैड डेप्ट हो जाएंगे, मैंने एक एस्टिमेट लगा लिया, बट डेटर बैड डेप्ट हुआ 1800, तो मेरा प्रोविजन जो है थोड़ा सा एस्टिमेशन गलत आ गया, तो दैट इज अनसर्टेन अमाउंट ना, पता नहीं है। लेकिन प्रोविजन प्रेजेंट लायबिलिटी है क्योंकि हम लोग इसे बैलेंस शीट में शो करते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है कि एस्टिमेटेड अमाउंट तो पता है ना, बिल्कुल कुछ नहीं पता है ऐसा बात नहीं है, अगर कुछ नहीं पता होता है देन कंटीजेंट लायबिलिटी, हमें पता है कि 2000 का हमारा जो है वो लायबिलिटी जनरेट हो सकता है, इसलिए हम लोग उसे प्रेजेंट लायबिलिटी बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि उसे हम लोग बैलेंस शीट में भी दिखा रहे हैं, बिकॉज वी नो द अमाउंट एग्जैक्ट नहीं बट एस्टिमेटेड, विच कैन बी मेजर्ड रिलायबली बाय यूजिंग ए सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन। मैंने बोला ना एस्टिमेट करके हम लोग देख रहे हैं। उधर ही कंटीजेंट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, ये तो पहला बात है, प्रेजेंट लायबिलिटी है नहीं, इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। प्रेजेंट लायबिलिटी होगा कि नहीं होगा वो डिपेंड कर रहा है फ्यूचर इवेंट के ऊपर, मतलब आज ये लायबिलिटी ऑकर होगा कि नहीं होगा वो तो फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करेगा, तो फिर फ्यूचर में कुछ होगा तभी आज ये लायबिलिटी हमें पे करना है। दैट मे और मे नॉट क्रिस्टलाइज डिपेंडिंग ऑन द ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस ऑफ वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, ठीक है। तो ये मे और मे नॉट क्रिस्टलाइज, मतलब ये क्रिस्टल क्लियर हम लोग देख नहीं सकते कि ये लायबिलिटी होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है फ्यूचर के किसी इवेंट के ऑकर होने पे या फिर नहीं ऑकर होने पे। ये प्रोविजन मीट्स द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, ठीक है, प्रोविजन में हम लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग लिखते हैं लेस पीबीटीटी, वहां पर दिखा देते हैं, लेकिन कंटीजेंट लायबिलिटी फेल्स टू मीट द सेम, ये रिकॉग्निशन नहीं देता है जब रिकॉग्निशन दे देगा तो वो खुद प्रोविजन बच जाएगा, तो ये रिकॉग्निशन नहीं देता है, तभी तो कंटीजेंट लायबिलिटी है। ए प्रोविजन इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन, कब रिकॉग्नाइज्ड किया जाता है, मतलब कब रिकॉर्ड किया जाता है, एन एंटरप्राइज हैज ए प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट एंड आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट इज प्रोबेबल एंड ए रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड ऑफ द अमाउंट ऑफ ऑब्लिगेशन। बात तो एक ही उसी को घुमा फिरा के लिखा है, बात कंसेप्ट पूरा क्लियर कर लो, छोटा सा बात है कि अगर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स होगा,
ठीक है। एम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट इज प्रोबेबल और उसका अमाउंट एस्टिमेट कर पाते हैं, देन उसे हम लोग बोलेंगे प्रोविजन। और तभी एक एंटरप्राइज अपने बैलेंस शीट में प्रोविजन को दिखा सकता है, रिकॉग्नाइज कर सकता है। बट कंटिंजेंट लायबिलिटी इंक्लूड्स प्रेजेंट ऑब्लिगेशन दैट डू नॉट मीट द रिकॉग्नाइज्ड क्राइटेरिया बिकॉज आइदर इट इज नॉट प्रोबेबल that is settlement of those obligations will require outflow economic, ये नहीं पता है कि हमें पे करना ही पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तो हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे ऊपर से। या फिर ऐसा भी हो सकता है हमें अमाउंट नहीं पता है, आउटफ्लो होगा पता है बट हाउ मच वी डोंट नो, देन ये क्या हो जाएगा, ये कंटिंजेंट लायबिलिटी होगा। तो एक ही चीज को तुम लोगों को यहाँ पर अलग अलग पॉइंट के साथ बता के रखा है। नेक्स्ट, if the management estimates that it is probable that the settlement of an obligation will result in outflow of economic benefit is recognized as a provision in the balance sheet, बैलेंस शीट में दिखा दो। मैनेजमेंट अगर एस्टिमेट कर पा रहा है probable amount of the probable amount that is needed to settle our obligation, ठीक है, एंड समझ पा रहा है कि कितना आउटफ्लो होगा इकोनॉमिक बेनिफिट, ठीक है, तो फिर इसे हम लोग बोलेंगे प्रोविजन करना है बैलेंस शीट में। बट मैनेजमेंट estimate that it is less likely that any economic benefit will outflow, चांसेस बहुत कम है कि इकोनॉमिक आउटफ्लो हो, द फर्म टू सेटल द ऑब्लिगेशन, फर्म को ऑब्लिगेशन सेटल करने के लिए कोई इकोनॉमिक आउटफ्लो हो, इसका चांसेस अगर कम है, इट डिस्क्लोजेस द ऑब्लिगेशन एज ए कंटिंजेंट लायबिलिटी, देन वो कंटिंजेंट लायबिलिटी को क्या करेगा, डिस्क्लोज कर देगा एज, मतलब लायबिलिटी को एज ए कंटिंजेंट लायबिलिटी, यानी बैलेंस शीट में तो अंदर नहीं दिखा सकता। ये देखो बैलेंस शीट में अंदर नहीं दिखा सकता, ये बैलेंस शीट ये यहाँ क्लोज हो जाएगा। अगर लायबिलिटी है तो इधर दिखाओ, अगर कंटिंजेंट है तो नीचे फुटनोट लगाओ। अब यहाँ पर क्या बोला है देखो, लेट अस एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द डिस्टिंक्शन। फिर यहाँ पर बोला है प्रोविजन और कंटिंजेंट लायबिलिटी के अंदर डिफरेंस का ये एग्जांपल दिया है। देखो, द सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर, मतलब जो टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है, टैक्स रिलेटेड है। सेंट्रल एक्साइज जो ड्यूटी होता है, टैक्स होता है वन टाइप ऑफ, सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर है, उन्होंने इम्पोज किया है पेनल्टी। क्या है पेनल्टी, क्या है, अल्फा लिमिटेड के ऊपर जरूर कुछ प्रॉब्लम किया होगा, जो पेमेंट करना था नहीं किया, पेनल्टी लगा दिया फॉर वायोलेशन। अच्छा बताया अभी है रीजन, फॉर वायोलेशन ऑफ प्रोविजन इन द सेंट्रल एक्साइज एक्ट। तो सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर ने सेंट्रल एक्साइज एक्ट वायोलेट करने के लिए, मतलब उसे नहीं मानने के लिए अल्फा लिमिटेड के ऊपर पेनल्टी लगाया। क्लियर। द कंपनी गोज ऑन एन अपील, कंपनी अपील कर रहा है, कहां पर करेगा, कोर्ट में जाके। इफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी एस्टिमेट्स दैट इट इज प्रोबेबल दैट द कंपनी विल हैव टू पे द पेनल्टी। अब कंपनी का मैनेजमेंट है, तो कंपनी के केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अदर केस में जो वैल्यूएबल अथॉरिटी होगा। तो नॉर्मली कंपनी के मतलब कंपनी के केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज द मतलब अप्रूव्ड अथॉरिटी जो होता है। तो उनको अगर लग रहा है कि कंपनी केस हार जाएगा, पेनल्टी पे करना पड़ेगा अगर हार जाएगा तो, क्योंकि एक्साइज ऑफिसर ने जो केस किया वो बोल रहा है पेनल्टी देना पड़ेगा, पेनल्टी लगा दी है, ये बोल रहा है नहीं देना, तभी ना केस किया है, मान नहीं रहा है। इट रिकॉग्नाइज ए प्रोविजन फॉर लायबिलिटी, फिर इसे क्या करना पड़ेगा, लायबिलिटी को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर द लायबिलिटी। ऑन द अदर हैंड, इफ the management anticipated that the judgment of the appealed authority will be in the favor, या फिर लग रहा है कि कंपनी केस जीत जाएगा, ऐसा अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लग रहा है, ठीक है, एंड इट इज लेस लाइकली दैट द कंपनी विल हैव टू पे द पेनल्टी, लेकिन बहुत कम चांसेस है कि कंपनी केस हार जाए और उसे पेनल्टी देना पड़े, इट विल डिस्क्लोज द ऑब्लिगेशन एज द कंटिंजेंट लायबिलिटी इंस्टेड ऑफ रिकॉग्निशन ए प्रोविजन फॉर द सेम। सीधा सा बात है, अगर मान लो अल्फा लिमिटेड हम लोग हैं, अगर हम लोग अल्फा लिमिटेड है और पेनल्टी तो पता ही होगा ना, जब सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर ने बोला होगा कि आपके ऊपर पेनल्टी चार्ज करे, वो थोड़ी बोलेगा आपके ऊपर कुछ एक पेनल्टी चार्ज करे, वो तो अमाउंट बताया होगा। सपोज अमाउंट है 10 लाख का, 10 लाख का पेनल्टी चार्ज कर दिया, ये चला गया है कहाँ, अल्फा लिमिटेड चला गया है कोर्ट में, ठीक है, कोर्ट में जाके इसने अपील किया है कि मुझे ये नहीं पेमेंट करना है, मैंने वायलेशन कुछ भी नहीं किया है, मुझे ये पेमेंट नहीं करना है, जो भी हो रिक्वेस्ट अपना जो मतलब अपना साइड रख रहा है, ठीक है, कोर्ट में। अगर इसका जो मैनेजमेंट है, ये कंपनी का जो मैनेजमेंट है, दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इनको अगर लग रहा है ये 10 लाख पे नहीं करना पड़ेगा, मतलब 99% चांस है कि पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, तो फिर इसे कंटिंजेंट लायबिलिटी दिखा लो। लेकिन अगर ऐसा चांसेस है कि पे करना पड़ेगा, हायर चांसेस अगर पे का है तो प्रोविजन क्रिएट करो, बिकॉज वी नो द अमाउंट, ठीक है। और अगर
पे नहीं करना है, हायर चांस है कि पे नहीं करना है, देन इट इज अ कंटीजेंट लायबिलिटी, ठीक है, देन इट इज अ कंटीजेंट लायबिलिटी। ओके, फर्स्ट एमसीक्यू देखो। फर्स्ट एमसीक्यू में क्या बोल रहा है, कंटीजेंट एसेट यूजुअली अराइजेस फ्रॉम अनप्लान्ड और अनएक्सपेक्टेड इवेंट दैट गिव राइज टू द पॉसिबिलिटी ऑफ एन इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट टू द बिजनेस एंटिटी, ठीक है, इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट टू द, तो आंसर होगा ना, ये क्या है, एसेट के बात बता रहा है, आगे देख लेते हैं, पॉसिबिलिटी आउटफ्लो तो होगा नहीं, एसेट है ना, कंटीजेंट एसेट, सो व्हाई आउटफ्लो, इट्स इनफ्लो, आइदर ए बी तो होगा ही नहीं, एसेट के केस में आउटफ्लो एप्लीकेबल ही नहीं होता है। नेक्स्ट देखो, एंड इन एन इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट इज प्रोबेबल देन ए कंटीजेंट एसेट इज डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, in the report of approving authority, board of director in case of company and the, हाँ ये वाला, in an inflow of economic benefit is probable, अगर economic benefit आने का probability है तो contingent asset को कहाँ disclose करना पड़ेगा, रिपोर्ट में, contingent asset है ना, तो फाइनेंशियल स्टेट में तो डिस्क्लोज कर ही नहीं सकते, ठीक है, कैश फ्लो का तो कोई यहाँ पर बात ही नहीं होता, कैश फ्लो इससे रिलेटेड है ही नहीं, कैश फ्लो का बात अलग होता है, कैश फ्लो क्या है, यहाँ पर हम लोग कैश का इनफ्लो आउटफ्लो का डेटा रखते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारी कंपनी के पास कितना कैश है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, in case of dash, either outflow of resources to the settle the obligation is not probable or the amount expected to be paid to the settle the liability cannot be measured with sufficient reliability, बोल रहा है in case of dash either outflow of resources to settle the obligation, ऑब्लिगेशन है उसे सेटल करने के लिए आउटफ्लो होगा, या फिर आउटफ्लो इज नॉट प्रोबेबल, पता नहीं कितना होगा कि नहीं होगा, और द अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी पेड टू सेटल द लायबिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड, ना तो अमाउंट मेजर्ड हो रहा है ना तो आउटफ्लो प्रोबेबल हो रहा है, ठीक है, तो विद सफिशिएंट रिलायबिलिटी के साथ नहीं हो रहा है तो फिर हम लोग प्रोविजन थोड़ी क्रिएट कर सकते हैं, लायबिलिटी तो है नहीं, ठीक है, तो क्या हो जाए कंटीजेंट लायबिलिटी, जब अमाउंट और आउटफ्लो कंफर्म हो जाता है, एस्टिमेटेड कर पाते हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबल जो कंफर्मेशन आता है अमाउंट को एस्टिमेटेड कर पाते हैं, तभी हम लोग उसे प्रोविजन बोलते हैं, तो 3 का क्या हो जाएगा, 3 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, प्रेजेंट लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन अमाउंट, प्रेजेंट लायबिलिटी है लेकिन अमाउंट नहीं पता, which can be measured reliably, लेकिन हम लोग मेजर कर सकते हैं reliably by using a substantial degree of estimation, estimation के साथ हम लोग समझ सकते हैं, जैसे कि मान लो डेटर के केस में कैसे पता होता है कि प्रोविजन इतना करो उतना करो, पास्ट में हम लोगों ने बिजनेस करके रखा है, कौन से सेक्टर में बिजनेस करे वो पता है, कैसा डेटर है वो पता है, तो ये सब जो हमारा जो मतलब क्या बोले, हमारा जो मतलब तजुर्बा है उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं, तो एस्टिमेट कर पा रहे हैं, देन ये क्या बन जाएगा, देन ये प्रोविजन बन जाएगा, ठीक है, तो फिर लायबिलिटी और कंटीजेंट लायबिलिटी का तो सवाल ही नहीं। इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटीजेंट लायबिलिटी इज रिकॉग्नाइज्ड, नॉट रिकॉग्नाइज्ड, एडजस्टेड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंटीजेंट लायबिलिटी कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं होता है, हमेशा वो कहाँ रहेगा, मैंने बताया अभी, ये क्लोज, ये नीचे फुट नोट में लिखना है। तो यहाँ से देखो दिस पॉइंट ये आता है, ये वाला पॉइंट जो है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रोविजन ऑन कंटीजेंट लायबिलिटी के अंदर डिफरेंस बताओ, और लायबिलिटी एंड कंटीजेंट लायबिलिटी ये भी आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, लेकिन ये यहाँ से ये तो थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तुम लोग यहाँ से पढ़ सकते हो, यहाँ पर देखो छोटा सा लिखा हुआ है, वहां तो हम लोगों ने इलेबोरेटली समझ ही लिया है, तो प्रोविजन क्या है, प्रेजेंट लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन अमाउंट, प्रेजेंट लायबिलिटी है, ठीक है, मतलब जो लायबिलिटी अभी हो रहा है लेकिन अनसर्टेन, मतलब अमाउंट कम ज्यादा हो सकता है जो हम लोगों ने एस्टिमेट किया है, विच कैन बी, लेकिन हम लोग मेजर कर सकते हैं रिलायबली बाय यूजिंग सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन, मतलब तुम्हारे पास एस्टिमेशन का कितना मतलब नॉलेज है उसे ही बोल रहे हैं सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन, एस्टिमेट जो कर रहे हो वो अपने तजुर्बे से कर रहे हो ना, तो उसे बोल रहे हैं डिग्री ऑफ एस्टिमेशन, ये लैंग्वेज यूज किया गया। ऑन द अदर हैंड कंटीजेंट लायबिलिटी इज पॉसिबल ऑब्लिगेशन दैट मे और मे नॉट क्रिस्टलाइज डिपेंडिंग अपॉन द ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस ऑफ वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स, लेकिन कंटीजेंट लायबिलिटी एक पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, बट ये इसे हम लोग क्रिस्टल क्लियरली नहीं समझ सकते, मे और मे नॉट क्रिस्टलाइज्ड, मतलब क्रिस्टलाइज नहीं कर सकते, डिपेंडिंग ऑन द ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस, क्योंकि फ्यूचर में ये ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस के ऊपर डिपेंड करता है, ये फ्यूचर इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है, बट ये प्रेजेंट लायबिलिटी है, ठीक है।
और लाइबिलिटी और कंटीजेंट लाइबिलिटी में डिफरेंस, लाइबिलिटी इज डिफाइंड एज द प्रेजेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ एन एंटरप्राइज, ठीक है, क्रेडिटर को आज ही पे करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखा रहा, which arises from the past event. On the other hand, in the case of contingent liability, either outflow resources to settle the obligation is not probable. मतलब obligation पे करने के लिए obligation को settle down कर पे करना पड़ेगा कि नहीं, आउटफ्लो होगा कि नहीं, इट इज नॉट सर्टेन, ठीक है। द अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी सेटल टू द लाइबिलिटी नॉट बी मेजर्ड, मेजर भी नहीं कर पा रहे कितना पेमेंट करना है, तभी तो कंटीजेंट लाइबिलिटी है। तो दिस इज द जीस्ट, ये जो है इसे समझ लोगे, जो मैंने बताया इसे सुन लोगे, देन चैप्टर इज कंप्लीट। व्हाट इज contingent asset, what is contingent liability, what is liability, what is provisions.